नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं टीसीएस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस स्टॉक ने कितना का डिविडेंड दिया है। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि रिजल्ट सीजन आ चुका है और ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट जो भी होगा मैं यहाँ पे उसका ओपिनियन देने का ट्राई करूंगा और हम उसका एनालिसिस करने का भी ट्राई करेंगे। तो चलिए हम सीधा जाते हैं टीसीएस के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखने के। तो ये मैंने ओपन कर लिया है आपका टीसीएस का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है और ये कंसोलिडेटेड है, यानी टीसीएस के अंदर बहुत सारे सब्सिडीरीज है, यानी छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी है, लेकिन उन सारे कंपनीज को मिला के जो टोटल रिजल्ट आता है नेट वो यहाँ पे हमको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख लेते एक बार, पहला जो कॉलम है वो 31 मार्च 2023 का, यानी ये करंट क्वार्टर का है और ये पिछले साल का है, यानी मार्च महीने पिछले साल में रिजल्ट कैसा हुआ था, तो ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसा हुआ है। तो इस क्वार्टर में 59,162 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 58,229 करोड़ था। तो अगर देखें तो बस हल्का सा ही ग्रोथ यहाँ पे हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। वहीं पे अगर हम पिछले साल का देखें तो हमको 50,591, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही हल्का सा ग्रोथ है। और जो एस्टिमेट किया था जो एनालिस्ट होते हैं उन्होंने लगभग 1% का ही किया था और उतना ही यहाँ पे हमको ग्रोथ भी दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बहुत ही बढ़िया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट बोल सकते हैं आप रिजल्ट को। अदर इनकम में अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है, 520 से आपको 1100 हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो वहाँ भी हल्का सा ग्रोथ ही है। वहीं अगर हम टोटल इनकम में देखें तो टोटल इनकम में भी ठीक ठाक ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में 58,000 था, इस बार 60,000 हो गया, और लास्ट ईयर में 51 था, वहाँ से 60,000 हो चुका है। अब देख सकते हैं हमें बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ मिला है। अब अगर हम नेक्स्ट एक्सपेंसेस में देखें, यानी खर्चे कितने, तो एम्प्लॉयज़ का खर्चा इस क्वार्टर में 33,000 हुआ, पिछले क्वार्टर में 32,000 था और पिछले साल में 28,000 था। तो हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो जो खर्चा है काफ़ी बढ़ गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ थे वो कंपनी छोड़ के जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सैलरीज में इंप्रूवमेंट करना पड़ा और उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। उसी वजह से हमें काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अब वो जो एट्रिशन रेट था वो काफ़ी मैनेजेबल रेंज में आ चुका है। इसलिए आप देखेंगे खर्चा कहीं ना कहीं हम लोग का फ्लैट होते हुए नजर आ रहा है। जो पिछले क्वार्टर में 32,000 था वो इस क्वार्टर में 33,000 हुआ है, नेट फ्लैट ही है। बाकी अगर देखें तो बाकी खर्चे भी लगभग बराबर ही है, पिछले क्वार्टर में 643 था, इस क्वार्टर में 620 हुआ। और डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन देखें तो वो लगभग बराबर ही है, 1269 1286। अदर एक्सपेंसेस अगर देखें तो भी हमको लगभग फ्लैट ही नज़र आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 9,500 था, इस क्वार्टर में 9,000 है। और वहीं पर टोटल एक्सपेंसेस अगर देखें तो सब कुछ फ्लैट ही हमको नजर आ रहा है, पिछले क्वार्टर में 44,000 था, इस क्वार्टर में भी 44,900 है, यानी 400 करोड़ का हमको इंक्रीज दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। अब दोस्तों हम टोटल देख लेते हैं कि टोटल इनकम और एक्सपेंस में से अगर माइनस करेंगे तो जो प्रॉफिट आता है टैक्स के पहले, वो प्रॉफिट में कैसा है। तो प्रॉफिट अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में था हम लोग का 14,000 और इस क्वार्टर हम लोग का हो गया 15,391। तो प्रॉफिट तो ठीक ठाक ही ग्रोथ कर गया है। अगर क्वार्टर देखें तो वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हमको दिख रहा है, लगभग हमको 15 से 16% का ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल से कंपेयर करें तो। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, फ्लैट ही बोल सकते हैं इसको ना। और टैक्स वैक्स काटने के बाद आपका जो टैक्स है वो कट करने के बाद अगर देखें तो अगेन हमको 11,436 का हमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है इस क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का था 10,000 और लास्ट ईयर का था 9,000, यानी ये प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को देख के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करूं तो हमें क्या दिखता है कि रिजल्ट जो है काफ़ी फ्लैट है, ना ही बहुत ज़्यादा खराब हुआ ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, जैसा एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था मोटा मोटा उतना ही रहा। अब हम यहाँ पे नीचे आकर अगर हम इसका ईपीएस को देखें, दोस्तों ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है वो हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस क्वार्टर का देखें तो 31.14 है और पिछले क्वार्टर का देखें तो 29.64 है, तो यहाँ हमको ठीक ठाक ग्रोथ ही दिख रहा है। और पिछले ईयर से कंपेयर करें तो 26.85 से सीधा ग्रोथ होकर आपका 31.14 रुपीज़ पे आ चुका है, जो कि हमें दोस्तों ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं पर हम देखें तो एक और खुशखबरी है कि हमें अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल गया है। आप देख सकते हैं इस बार जो डिविडेंड दिया है वो 24 रुपीज़ का दिया है पर शेयर। तो अगर आपके पास टीसीएस शेयर है तो इसको हड़बड़ी में बेच मत दीजिएगा, डिविडेंड आने के बाद ही इसको सेल कीजिएगा आराम से, अगर आपको सेल करना भी है तो ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड देते रहती है। तो ओवरऑल अगर टीसीएस को देखें तो कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आती है आईटी कंपनीज में, रेगुलर हमको डिविडेंड भी देती रहती है। और इसका जो बिजनेस मॉडल है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये आप कुछ भी करते रहिए, भले ही रेसेशन आ जाए कुछ भी आ जाए, तो बिजनेस हल्का फुल्का डाउन तो आ सकता है दोस्तों, लेकिन कभी भी बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है।
क्योंकि इनका इनका काम क्या है, बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो रिटेल का बिजनेस हो, हम नीचे देखेंगे अभी, चाहे वो बैंक का हो, चाहे मेडिकल का हो, इनकी सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होता ही है। तो भले ही इनका रिक्वायरमेंट कम हो जाए लेकिन बिजनेस बंद नहीं होगा। तो ऐसे कंपनीज में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक लंबा समय टाइम फ्रेम लेके चलना चाहिए। छोटी मोटी ऊपर नीचे यहाँ पे होते रहते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ दोस्तों, तो मैं ऑलरेडी शेयर को होल्ड करता हूँ और मैंने 4000 के लेवल पे भी बाई किया था, 2900 के लेवल पे भी बाई किया था और 3100 के लेवल पे भी बाई किया हुआ था। तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ लंबे समय के लिए। हाँ, जब बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तब मैं इसको बेच सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो अब हम और नीचे आके देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कैसा हुआ। दोस्तों ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो कंपनी है उसका हर अलग अलग सेगमेंट से कितना इनकम हो वो दिखाती है। इससे हमको बाकी सेक्टर्स के बारे में भी हल्का फुल्का आइडिया हो जाता है कि उन सेक्टर में क्या खराबी है, क्या अच्छाई है। देख सकते हैं जो अलग अलग सेगमेंट रेवेन्यू है, एक है बैंकिंग का, एक है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर रिटेल बिजनेस है, फिर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर है और अदर्स में आता है। यानी देख सकते हैं कि हर सेक्टर को ये कैटर करती है। तो अगर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को देखूं तो इस क्वार्टर में इनका जो इनकम हुआ है वो 22,628 का हुआ है और पिछले क्वार्टर में 22,100 का हुआ था। और वही लास्ट ईयर में देखिए तो 19,532 का हुआ है। तो अगर देखें तो बैंकिंग जो सर्विसेज है वो एकदम फ्लैट है, एकदम ही फ्लैट। हमको बहुत हल्का सा ग्रोथ दिख रहा है, सिर्फ 500 करोड़ का ग्रोथ दिख रहा है। तो ये दिखाता भी हमको कि यूरोप में और बाकी जो कंट्रीज में जो बैंकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है तो उसी का इम्पैक्ट हमें दिख रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो किसी लोग को ये खराब लग सकता है, किसी को बहुत अच्छा लग सकता है। तो अगर ये फ्लैट भी है दोस्तों तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि डिमांड जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, भले थोड़ा कम जाए लेकिन डिमांड रहेगा। और ये एक हमारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसको आराम से होल्ड किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग देखें तो भी लगभग फ्लैट ही दिख रहा है हमको, 5400 से 5500। रिटेल और कंज्यूमर बिजनेस देखें तो वो उसमें भी हल्का सा ग्रोथ है, फ्लैट ही बोल सकते हैं, 9600 से 9700। कम्युनिकेशन देखें तो वो भी हमको लगभग फ्लैट ही दिख रहा है, एक्चुअली थोड़ा सा कम गया है, 9700 से 9600। लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर देखें तो वहाँ पे 6300 से 6500। और अदर्स में अगर देखें तो 4800 से 4900। यानी ये सारे के सारे बिजनेस ही जो है इनमें किसी भी बहुत बढ़िया ग्रोथ नहीं आया, सारे के सारे फ्लैट ही रहे। तो अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ रिसेशन का बात चल रहा है, बाकी सारे कंट्रीज जो है वो थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना दिखाने के बाद भी अगर वो फ्लैट भी रहते हैं तो ये दिखाता है कि इनका बिजनेस जो है काफ़ी स्टेबल है। और जहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ की तरह ही मान के देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पिछले ईयर से कंपेयर करें तो हमें हर चीज़ में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। आप देख सकते हैं 8200 से 9000, 8400 से 9600, 5400 से 6500। अगेन अदर से अगर देखें तो 4000 से सीधा 4500। यानी ईयर ऑन ईयर देखें, पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी हमको ये स्टेबल दिखते हुए नजर आ रहा है। तो नोट्स में हमें बाकी चीज़ तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने क्या किया है, आपको 24 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर देने का अनाउंस किया है। अभी तक इसका एक्स डिविडेंड डेट और रिकॉर्ड डेट नहीं आया है। जब वो निकलेगा तो मैं कमेटी पोस्ट में डाल के अपडेट कर दूंगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो ये कुल मिला के मैंने जो TCS का रिजल्ट था। अब दोस्तों मुझे ये भी देखना बाकी रहेगा मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो कैसा आता है। अगर उनकी कमेंट्री ये बोलती है कि हम लोग फ्यूचर को काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकता है, तो ये इस रिजल्ट के साथ अगर आता है तो काफ़ी पॉजिटिव मान सकते हैं। अगर वहीं पे कमेंट्री ख़राब आती है कि नहीं आगे भी हमको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट डाउन जाएगा, तो वो हमारा ऑफकोर्स एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह काम कर सकता है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का वेट करना पड़ेगा और मुझे वो पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब मैं उसके पढ़ूंगा तो डिटेल में उसके बारे में भी एक और वीडियो बना लूँगा। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जैसे ही वो वीडियो आएगा आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, TCS का रिजल्ट जो अपना ओपिनियन मैंने बताया, मैं ये शेयर होल्ड करता हूँ, तो शायद आपको मेरा ओपिनियन है वो थोड़ा बायस लग सकता है। लेकिन दोस्तों फाइनल जो अगर आपको स्टॉक में बाय करना है, सेल करना है, अल्टीमेट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको TCS का रिजल्ट कैसा लगता है। क्या आगे जाके ये कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगी या जो इसका जो इनकम है वो इस साल फ्लैट ही रहने वाला है। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है, अगर आप सिर्फ अभी उसके बारे में सीख ही रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है। और इंडिया का जो नंबर 1 ब्रोकर है जो सबसे बेस्ट है, जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, जीरोधा है। आप जीरोधा को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको पर्सनली वहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।